हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशनल हाइक्स। तो यार आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेज। तो आज का ये हमारा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशनल हाइक्स पे एसएसटी की क्लास 9th की लाइव क्लासेस डेली शाम को 7 बजे चलाई जाती है। तो जो लोग अभी वहाँ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, मैं बस उनसे यही कहूँगा कि वो डेली शाम को 7 बजे लाइव क्लास में कनेक्ट हों और लाइव क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ ही अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो, कोई रिकमेंडेशन हो जिसको हम लाइव क्लास में फॉलो करें, तो उसको आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हम तक जरूर पहुंचाएं। अगर आपकी सजेशंस और रिकमेंडेशंस हमें अच्छी लगेंगी तो हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपकी सजेशंस को जरूर फॉलो करेंगे। और एक चीज़ और कि ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए 1-2 क्वेश्चंस दूंगा, और अगर आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस पूरे टॉपिक में से अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली सॉल्व कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेज। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्रांस में जो ओल्ड रिजीम था, ओल्ड रिजीम मतलब 1789 के पहले फ्रांस के जो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस थे वो कहलाते थे ओल्ड रिजीम। तो ओल्ड रिजीम के दौरान जो थर्ड स्टेट था वहाँ पे कुछ मिडिल क्लास निकल के आते हैं। मिडिल क्लास मतलब ये वो लोग थे जिनकी कंडीशन इम्प्रूव कर गई थी, जो थोड़ा पैसा कमा लिए थे, ये एजुकेटेड भी थे, इसके साथ साथ ये नए आइडियाज से परिचित भी थे। तो ये मिडिल क्लास सोचता है कि यार ये जो प्रिविलेज का सिस्टम है इसको हमको ख़त्म करना चाहिए। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट्स के जो मेंबर्स थे उनके पास कई सारे प्रिविलेज थे। अब ये मिडिल क्लास सोचता है कि यार ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के मेंबर्स बर्थ से कुछ स्पेशल राइट्स का मजा उठा रहे हैं, इन स्पेशल राइट्स को अब खत्म करने का टाइम आ गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे। सो इन द पास्ट peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity। तो पहले क्या होता था कि पहले भी जब कभी टैक्स को इंक्रीज किया जाता था या फूड की कमी पड़ जाती थी, तो जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे वो रिवोल्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल ऑर्डर। अब जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे वो पहले तो पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन उनके पास मीन्स और प्रोग्राम्स की कमी थी। मतलब उनको ये नहीं पता था कि हमको किस साधन के थ्रू या किस प्रोग्राम के थ्रू सोसाइटी का जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर है उसमें किस तरीके से चेंज लेके आया जाए। So this was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas। तो अब पीजेंट्स और वर्कर्स को तो पता नहीं था कि हमको किस मीन्स और किस प्रोग्राम्स की ज़रूरत है ताकि सोसाइटी को चेंज किया जा सके। तो ये काम किसके ऊपर छोड़ा जाता था? ये काम छोड़ा जाता था थर्ड स्टेट के उन मेंबर्स के ऊपर जो प्रॉस्पेरस बन गए थे और जो शिक्षित थे, इसके साथ साथ जो लोग नए आइडियाज से परिचित थे। तो ये काम कौन करता है? ये काम करते हैं मिडिल क्लास। सो अब सवाल उठता है कि ये मिडिल क्लास कैसे आते हैं, इनका एग्जिस्टेंस किस तरीके से होता है। सो द 18th century witnessed the emergence of social groups termed middle class who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or brought by richer members of society। तो जो 18th सेंचुरी था फ्रांस का, उस समय कुछ नए नए सोशल ग्रुप्स निकल के आते हैं जिनको कहा जाता है मिडिल क्लास।
अब ये मिडिल क्लास पैसा कहाँ से कमाते थे, ये वेल्थ कहाँ से कमाते थे? ये वेल्थ कमाते थे ओवरसीज ट्रेड से। ओवरसीज ट्रेड मतलब जो व्यापार दूसरे देशों के साथ होता था, उन दूसरे देशों के साथ व्यापार करके ये पैसा कमाते थे। और ये लोग किसी गुड्स का भी मैन्युफैक्चर करते थे, मतलब किसी वस्तुओं को बनाते थे और बनाने के बाद उनको बेचते थे। तो ये मिडिल क्लास पैसा कहाँ से कमाते थे? ये या तो व्यापार से पैसा कमाते थे, या तो किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करके, किसी वस्तु का उत्पादन करके ये पैसा कमाते थे। और जिन वस्तुओं का ये व्यापार करते थे या जिन वस्तुओं का ये उत्पादन करते थे, उनको या तो एक्सपोर्ट किया जाता था। एक्सपोर्ट करने का मतलब या तो उनको फ्रांस से कहीं और भेजा जाता था, या उनको फ्रांस के जो रिच मेंबर्स थे, जो धनी सदस्य थे समाज के, उनके द्वारा खरीदा जाता था। सो इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। अब मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के अलावा अब पहले ये समझ लेते हैं कि मर्चेंट क्या होता है। मर्चेंट वो होते हैं जो व्यापार करते हैं। तो जो दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे वो कहलाते हैं मर्चेंट्स। और मैन्युफैक्चरर्स कौन हुए? मैन्युफैक्चरर्स वो हुए जो किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर करते थे, जैसे वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल। सो इन मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के अलावा जो थर्ड स्टेट था उसमें प्रोफेशंस भी आते थे, जैसे लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। अब ये जो मिडिल क्लास था इसके कुछ खासियत थी। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड। ये सभी क्या थे? ये सभी शिक्षित थे। एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। तो ये सभी लोग शिक्षित थे और इनका मानना था कि हमारे समाज का कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए जो जन्म के आधार पे किसी स्पेशल राइट्स का मजा उठाए। रेदर अ पर्सन्स सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन मेरिट। तो इनका मानना क्या था? इनका मानना था कि हमारे समाज का कोई भी ग्रुप जन्म के आधार पे किसी स्पेशल राइट्स का मजा ना उठाए, बल्कि एक व्यक्ति की जो सोशल पोजीशन होती है वो उसके गुण पे या उसके मेरिट पे डिपेंड करनी चाहिए। अब ये आइडियाज कहां से आते हैं? सो दीज आइडियाज envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau। तो ये जो आइडियाज थे, जहां पे एक सोसाइटी को किस चीज पे आधारित किया जा रहा था, एक समाज को किस चीज पे खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, समाज को फ्रीडम पे, इक्वल लॉस पे और सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज पे खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, या इस चीज की बात कही जा रही थी। और ये आइडियाज कौन लेके आ रहा था? ये आइडियाज लेके आ रहे थे फिलोसफर्स जैसे जॉन लॉक और जीन जैक रूसो। सो अब हम कुछ फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एक होंगे जॉन लॉक, एक होंगे जीन जैक रूसो और एक होंगे मॉन्टेस्क्यू। सो जॉन लॉक ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इस बुक में जॉन लॉक sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। सो टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक क्या कहते हैं? देखिए, अभी तक क्या था कि जो मोनार्क था, जो लुई 16 थे, लोगों में ऐसी मान्यताएं थी कि उन्हें भगवान ने भेजा है हमारे ऊपर शासन करने के लिए, और बिकॉज उनको भगवान ने भेजा है इस वजह से उनके पास एब्सोल्यूट राइट है हम पर शासन करने के लिए। लेकिन इस बात को जॉन लॉक टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में नकार देते हैं। इस बात को वो मना करते हैं। वो कहते हैं कि जो किंग है, जो मोनार्क है, वो भी आम इंसान के जैसे है, उसको भगवान ने हमारे ऊपर शासन करने के लिए नहीं भेजा है। अब हम पढ़ेंगे रूसो के बारे में। तो रूसो ने क्या कहा? अब जो जॉन लॉक ने कहा कि जो किंग है वो भी एक नॉर्मल इंसान है, उसको भगवान ने हमारे ऊपर शासन करने के लिए नहीं भेजा है, इसी आइडिया को जीन जैक रूसो आगे लेके जाते हैं।
and he proposed a form of government based on social contract between people and their representatives. तो रूसो क्या कहते हैं? रूसो एक ऐसी सरकार की बात करते हैं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित हो, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो लोग हैं और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके बीच में एक समझौता होना चाहिए और उसी समझौते के अनुसार एक सरकार बननी चाहिए। जबकि इसके पहले जो मोनार्क था और जो कॉमन पीपल थे, उनके बीच में किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था। तो जॉन लॉक कहते हैं कि जो भी लोगों के ऊपर शासन करे वो लोगों के इच्छा के अनुसार ही शासन करे, और ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब लोग और उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके बीच में एक तरीके का समझौता होना चाहिए और उसी समझौते के अनुसार रिप्रेजेंटेटिव्स को या प्रतिनिधियों को लोगों के ऊपर शासन करना चाहिए। अब एक फिलोसोफर और हैं, इनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू ने एक तो बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। अब स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा? सो इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। अब स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को डिवाइड होना चाहिए। उसकी जो पावर है गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन या उसके 3 अंगों में विभाजित होनी चाहिए, जिसमें पहला ऑर्गन होगा लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून को बनाना। दूसरा जो अंग होगा, दूसरा जो ऑर्गन होगा वो होगा एग्जीक्यूटिव। इसका काम होता है इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेना। और तीसरा जो ऑर्गन होगा गवर्नमेंट का वो होगा जुडिशरी, और इसका काम होगा विवादों को सुलझाना या टू सेटल डिस्प्यूट्स। तो स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा कि अभी तक क्या था? अभी तक जो भी पावर होती थी गवर्नमेंट की वो मोनार्क के हाथ में थी, लेकिन रूसो कहते हैं कि अगर पूरी पावर मोनार्क के हाथ में रहेगी, राजा के हाथ में रहेगी, तो वो अपनी शक्तियों का, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करेगा। तो मोनार्क या राजा या जो भी उनके ऊपर शासन कर रहा है वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर पाए, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए सरकार की शक्तियों को सरकार के 3 अंगों में विभाजित कर देना चाहिए। और इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि सरकार मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। So this model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. अब सरकार का ये जो मॉडल था, जो बात जॉन लॉक ने कही, जो बात जीन जैक रूसो ने कही और जो बात मॉन्टेस्क्यू ने कही, इस चीज को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब अमेरिका की 13 कॉलोनीज ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करती हैं, तो उसके बाद अमेरिका में, यूएसए में इस चीज को तुरंत लागू कर दिया जाता है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। अब जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ का जो संविधान था और वहाँ पे जो व्यक्ति के अधिकारों को गारंटी दी गई थी, ये फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बन जाता है। अब अमेरिका के इस गवर्नमेंट के मॉडल से फ्रांस के जो थिंकर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। अब इन थिंकर्स के आइडियाज़ का फ्रांस के लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? The ideas of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. अब ये जो फिलोसफर्स के आइडियाज़ निकल के आ रहे थे, इन आइडियाज़ को सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाता है और जो कॉमन पीपल थे, जो बाकी लोग थे,
उनमें इन आइडियाज़ को बुक्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू फैलाया जाता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा था? ऐसा इस वजह से किया जा रहा था ताकि फ्रांस के सभी लोग इन आइडियाज़ से परिचित हो सकें और इन आइडियाज़ से इंस्पिरेशन ले सकें। So these ideas were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. अब ये जो आइडियाज़ थे, इन आइडियाज़ को ग्रुप्स में पढ़ा जाता था। और क्यों पढ़ते थे लोग? क्योंकि फ्रांस में जो थर्ड स्टेट था उसमें कई ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। तो ग्रुप्स में इन आइडियाज़ को तेज तेज पढ़ के वो इन आइडियाज़ को उन लोगों तक पहुंचाते थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो शिक्षित नहीं थे। द न्यूज़ that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privilege. अब जब लोगों के पास ये खबर आती है कि लुई 16 टैक्स को और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं ताकि वो स्टेट के खर्चों को पूरा कर सकें, इससे लोगों में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो सिस्टम ऑफ प्रिविलेज के खिलाफ प्रोटेस्ट करना या उसका विरोध करना वो शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब हम आपको 2-3 क्वेश्चंस देंगे और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमको बताइएगा और जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा उस आंसर को मैं पिन मैसेज में डाल दूंगा ताकि सभी विजिटर्स या सभी कमेंटेटर्स उस आंसर को पढ़ सकें और अपनी आंसर प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकें। तो चलो अब हम क्वेश्चंस को कुछ डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द रोल ऑफ फिलोसफर्स इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि जो फिलोसफर्स का फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या रोल था, इसी चीज का आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन के थ्रू। अब दूसरा क्वेश्चन है, हु वर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कौन थे? तो इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना है और जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा उस मैसेज को मैं पिन कर दूंगा और जिसके आंसर में कोई कमी होगी तो उन चीज़ों को भी हम बताएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। जल्दी मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ जहां हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।